गई थी। देखो उपाधि का नाम देखो क्या है, महाराजा धिराज। महाराजा धिराज शीर्षक या उपाधि किस शासक के द्वारा ग्रहण की गई है? और ऑप्शन दो या ऐसे बता दोगे? वैसे ऑप्शन दे रहा हूं ना, वैसे बता दो ऐसे भी सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। ऑप्शन सुनो, इसने क्या दिए हैं ऑप्शन, वो सुनो। एग्जाम वाले ऑप्शन देखो ज्यादा बढ़िया। पहला दिया है श्रीगुप्त, पहला ऑप्शन देखो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, और अगला ऑप्शन है अगला ऑप्शन है घटोत्कच। घटोत्कच। अब सवाल देखो क्या है, महाराजा धिराज की उपाधि सबसे पहले इसने किसने धारण की है? बताओ। अच्छा चलो जरूर, कुमारगुप्त वाले कितने? 1 2 3 ठीक 4, कोई बात नहीं। श्रीगुप्त वाला कोई 1 है, बहुत बढ़िया। घटोत्कच वाला कोई नहीं है? नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम वाले कितने हैं? ठीक है, तो ज्यादा लोग इसी के हैं और यही आंसर है, चंद्रगुप्त प्रथम। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये कौन से वंश के लग रहे हैं नाम सुनने में आपको? गुप्त वंश ना, क्योंकि सारे गुप्त वंश के हैं। अब सुनो, गुप्त वंश की बात करो, यानी आप सीधा अपने क्वेश्चन में गुप्त वंश आ गया, ये समझो। आप सीधे कहां पहुंच गए? गुप्त वंश पे। गुप्त वंश आ गया। अब देखो ध्यान से सुन लो, बस ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? पहली बात तो याद रखो, तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। पहली बात तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इस बात को, श्रीगुप्त। इसी गुप्त वंश का दूसरा शासक है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। और इस वंश का अगला शासक जो आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त। लेकिन वो इसके बाद एक और चंद्रगुप्त आ गया, तो इसका नाम हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। ये 3 पहले लाइन से हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आएगा, फिर कुमारगुप्त आएगा, फिर स्कंदगुप्त आएगा, फिर लाइन से आते चले जाएंगे। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनो, ये 3 देखो। पहले संस्थापना ये कर रहा है, इसीलिए इसको गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गुप्तों का आदि पुरुष। आदि का मतलब खत्म नहीं, शुरू। आदि का मतलब शुरू, जहां से आरंभ। आदि का मतलब आरंभ। आदि का उल्टा क्या होता है? अंत। ठीक, अब देखो गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है। और ध्यान रखें, ये एक स्वतंत्र शासक नहीं था। मतलब क्या हुआ? ये एक सामंत था। अब किसका सामंत था? कुषाणों का। किसका सामंत? कुषाणों का। तो बताओ, इसने उपाधि धारण की थी महाराज। कौन सी उपाधि? इसके बाद अगला शासक इसका पुत्र हुआ घटोत्कच, और इसने भी उपाधि धारण की महाराज। क्यों? ये भी स्वतंत्र नहीं था, ये भी किसके अंडर काम कर रहा था? कुषाणों के अंडर। ठीक, इसने भी उपाधि धारण क्या कर ली? महाराज। लेकिन जब घटोत्कच का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, जब ये शासक बना, इसने शासक बनते ही सबसे पहला काम किया, अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक वैसे ही जैसे राजा कराते हैं। और राज्याभिषेक कराने के बाद उसी समय 319 ईस्वी की बात है, और 319 ईस्वी में इसने क्या घोषित कर दिया? गुप्त संवत। कौन सा संवत? ये सवाल पूछा जा चुका है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस शासक ने चलवाया? आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखना, विक्रमादित्य नहीं, प्रथम, क्योंकि ऑप्शन में विक्रमादित्य भी होगा, आपको लगेगा ये ज्यादा महान है, यही चलाएगा ना, ऐसा है ही नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा बनने के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में क्या चलवा दिया? गुप्त संवत। कभी-कभी एग्जाम में ये सन 320 भी दी जाएगी, तो आप 320 लगा देना आंसर। लेकिन 319 320 साथ में आ गया तो क्या लगाओगे? 319। अब सुनो, गुप्त संवत की शुरुआत की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं कुषाणों का सामंत नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शासक हूं। और इसने ठीक वही उपाधि धारण की जो कुषाण राजा किया करते थे, महाराजा धिराज। कौन सी उपाधि? जैसे कनिष्क की जो मूर्ति मिली है मथुरा से, फिर आ जाएगा उसका जिक्र, फिर बताऊंगा मैं आपको। कनिष्क की मूर्ति मिली मथुरा से, वो उसका सिर कटा हुआ है, उस मूर्ति का सिर नहीं है, सिर विहीन मूर्ति है वो। और कनिष्क उसमें क्या पहना हुआ है? चोगा पहना हुआ है लंबा, और बड़े बड़े जूते पहना हुआ है कनिष्क। ठीक है, मैं बताऊंगा उसको कैसा पहना है वो। और उस मूर्ति में लिखा हुआ है महाराजा धिराज देवपुत्र कनिष्क, पूरा लिखा हुआ। इसका मतलब उपाधि क्या है? महाराजा धिराज। तो सबसे पहला व्यक्ति यही हुआ गुप्तों में जिसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? महाराजा धिराज। और यही सवाल आपसे यहाँ पूछा उसने, महाराजा धिराज। ये रेलवे का प्रीवियस ईयर है, सोचो क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं तो कुछ भी बोल के चले जाओगे तो वहां कर दोगे।
अच्छा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन नहीं। अब बताओ यहाँ पे फंस गए कि नहीं फंस गए? और मान लो यहाँ पे धोखेधड़ी में अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देता ना, ज्यादातर लोग आंसर वही लगा देते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हम लोग अच्छा शासक जो नाम से होता है बढ़िया ढूंढ के उसको आंसर लगाते हैं, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखो, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत कौन चला रहा है? दूसरा। एक बात और इसकी ध्यान रखना, जब ये आ ही गया है तो राजा रानी के सिक्के भी किसने चलाए? हाँ, राजा रानी के सिक्के। इसके सिक्कों पर राजा रानी बने हुए हैं। राजा रानी मतलब ये खुद और इसकी वाइफ, ठीक है, राजा और रानी बने हुए। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? आपसे नहीं पूछा जाएगा तो इतना घबराना नहीं है। बस राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हुआ समुद्रगुप्त। उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि समुद्रगुप्त पे सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर गुप्त वंश में से सवाल आता है तो ज्यादातर चांस कहां से होते हैं? दो शासकों से, एक शासक समुद्रगुप्त और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, और पैट के सिलेबस में आपकी ये दोनों है। ठीक, जो लोग पैट की तैयारी कर रहे हो ध्यान रखना, हमें सिर्फ वहां पे गुप्त वंश में पूरा डिटेल नहीं पढ़नी, केवल समुद्रगुप्त पढ़ना है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बस दो लोग पढ़ने। तो देखो यहाँ इसी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन है? समुद्रगुप्त। अब ध्यान क्या रखना आपको, दो तीन बात बस, ज्यादा नहीं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर ये चलेगा आज। सिंपल बात सुनो। पहली बात, इसको लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का ही कि लिच्छवी दोहित्र के नाम से किस शासक को जानते हैं? तो आप कहोगे भाई समुद्रगुप्त को जानते हैं लिच्छवी दोहित्र के नाम से। एक बात हो गई। दूसरी बात, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हाँ, ये ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन। जो बातें याद रखने वाली है वो मैं यही बता दे रहा हूँ। भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है और इतिहासकार का नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, भारत का नेपोलियन एक व्यक्ति को और कहते हैं, वो कहते हैं बाजीराव प्रथम को। लेकिन ध्यान रखना, जब भी सवाल आएगा वो सवाल इसी पे आएगा, समुद्रगुप्त। इसको विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये वही विंसेंट स्मिथ है जिसने कहा था कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया। ये किसने, ये बात भी किसने बताई थी? ठीक, विंसेंट स्मिथ ने। तो ठीक, ये भी किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। मान लो आपसे धोखेधड़ी में कहीं इतिहासकार का नाम पूछ दे तो आप लिख लो इसको, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन इसको। अगली बात, इसने एक अभिलेख की रचना करवाई, इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। पूछा हुआ सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शासक के द्वारा करवाई गई? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। लेकिन फिर सवाल सुनो, प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है? तो हरिशेन ने। किसने लिखा है? हरिशेन। इसका नाम है, कवि है ये, इसका नाम है हरिशेन। ये दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। ठीक, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था हरिशेन। ठीक है, अभी नवरत्न देखेंगे उसके कौन है। तो इतनी बात इसमें याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। रेलवे के हिसाब से इतना बहुत है, समुद्रगुप्त के बारे में और नहीं पढ़ना, इसके विजय अभियान इत्यादि कुछ नहीं, बस ध्यान रखना लिच्छवी दोहित्र, भारत का नेपोलियन। एक और लिख लो, अच्छा चलो, ये भी पूछा हुआ है इसीलिए। निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्व्याम प्रथम वीर कहा जाता है? यही है समुद्रगुप्त, पृथ्वी का पहला वीर। और संस्कृत में उपाधि है पृथ्व्याम प्रथम वीर। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अगला शासक लिखिए, पृथ्व्याम प्रथम वीर। अच्छा, उसकी चर्चा कर लेते हैं, कनिष्क की ना, वो जो उपाधि लिखी थी महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्क, इसको लिख दिया। बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना कुछ, ऐसा नहीं लग रहा सब ऊपर से चला जा रहा है। जिसका पढ़ा हुआ भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये याद हो ही जाएगा, तब थोड़ी है आराम। जिसका बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नए नए लोग हैं, वो भी याद कर लें, बस इतना याद करके चले जाना, इसमें काफी क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हम प्राचीन भारत में ही चल रहे हैं। चलो अब देखो वो कनिष्क वाली बात। एग्जाम में सवाल किस तरह आता है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहां से मिली है? तो आप क्या कहेंगे? मथुरा से। सवाल पूछा जा चुका है, कहां से मिली है? मथुरा से। और देखो मूर्ति है कैसी, ऐसे करके कनिष्क है, ऐसे लंबा सा उसने चोगा पहन रखा है कनिष्क ने, और इधर इसके क्या है? पैर, और पैर में बड़े बड़े जूते ऐसे। तो पता नहीं इतने बड़े जूते क्यों पहना है इसको, लेकिन इतने बड़े जूते इसने पहन रखे हैं।
ठीक, ना हाथ है इसके, हाथ कटे नहीं, हाथ भी ठीक, इस तरह। देखिए सिर नहीं है, अब कहीं सिर मान लो कहीं खुदाई में मिलेगा, ढूंढेंगे लगा दिया जाएगा, लेकिन मिला नहीं सिर, और यहीं पर लिखा हुआ है इस पर। अब ये पता कैसे चला है कनिष्क की मूर्ति है, ये बात तो है। तो कनिष्क की मूर्ति है पता ऐसे चला, यहाँ लिखा हुआ था महाराजाधिराज, महाराजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको कह रहे हैं देवपुत्र कनिष्क, ठीक, देवपुत्रो कनिष्को ये लिखा हुआ है। तो समझ गए किसकी मूर्ति है, कनिष्क की। ठीक, अब अगला देखो पॉइंट यहीं पर क्या बनेगा, किस वंश के शासक स्वयं को देवपुत्र कहा करते थे? कुषाण। कुषाण वंश के शासक स्वयं को क्या कहते थे? देवपुत्र। कुषाण वंश के शासक स्वयं को देवपुत्र कहा करते थे। इतनी बात इसमें लिखी थी। और कुछ नहीं, ये अपना कनिष्क है, इसका सिर नहीं है। सिरहीन मूर्ति कहां से मिली है? मथुरा से। और इस पर क्या लिखा है? महाराजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को। इससे पता चलता है ये किसकी मूर्ति है? कनिष्क की। ये एक लंबा चोगा पहने हुए है और नीचे बड़े बड़े जूते पहन रखे हैं। देखिए मूर्ति आज भी है मथुरा में, आज भी है ये मूर्ति म्यूजियम में। अगला सवाल देखो अब क्या है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक को देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? कौन है? अशोक। एक सवाल क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से किस शासक को देवा नाम प्रिय, यानी देवताओं को प्रिय, निम्नलिखित में से किस शासक को देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? हालांकि पूरा नाम यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, ये पूरा देवानाम प्रियदर्शी इस तरह लिखा हुआ है, ये पाली भाषा में है। ठीक है, तो देवानाम प्रियदर्शी इस तरह से। तो किस शासक को ये बोला जाता है? अशोक। किस शासक को? अशोक। अब अशोक पे देखो कुछ बातें। सबसे पहली बात जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये, आपसे सवाल पूछेगा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? आप कहेंगे किसे? जेम्स प्रिंसेप। ठीक, तो पहली बात तो अभिलेख की बात कर लें इसके। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली है? सबसे पहले आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप। कब मिली? 1837। जेम्स प्रिंसेप। और इसने 1837 में पहली बार अशोक का अभिलेख पढ़ के दिखाया। और जब इसने पढ़ना शुरू कर दिया फिर सबने पढ़ना चालू कर दिया। ठीक, सब सीख गए धीरे धीरे और अशोक के सारे अभिलेखों को धीरे धीरे करके पढ़ लिया गया। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में या कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखना 4 लिपियां हैं केवल। कितनी? अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं। पहला ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। नंबर 2 खरोष्ठी लिपि। और नंबर 3 ग्रीक लिपि। और चौथी कौन सी है? अरामाइक लिपि। ये 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान भारत के अंदर जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो सब कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी में। पाकिस्तान के अंदर जो अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्ठी में। बाकी अफगानिस्तान और उससे पार जो अभिलेख मिलते हैं वो सब ग्रीक और अरामाइक में। कौन सी? ग्रीक और अरामाइक। ऐसे ध्यान रखना, एक सिंपल याद रख सकते हो, जैसे मैंने भारत का मानो मैप बना दिया। ठीक, तो ये भारत के अंदर जितने मिलेंगे वो किसमें मिल रहे हैं? ब्राह्मी में। ये पाकिस्तान के अंदर जितने मिलेंगे किसमें मिलेंगे? खरोष्ठी में। और इसके बाद ऊपर जितने अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जितने मिलेंगे सब किसमें? ईरान इत्यादि में। ये सब किसमें मिलेंगे? ग्रीक और अरामाइक में। ग्रीक प्लस अरामाइक। ठीक, अब देखो अशोक का एक अभिलेख ऐसा है जो ग्रीक और अरामाइक दोनों भाषाओं में पाया गया है और उस अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख? द्विभाषी। तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? सर ए पुना। क्या नाम है? सर ए पुना। इस अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख कहते हैं क्योंकि कितनी भाषाओं में है? 2 भाषाओं में। कौन कौन सी 2? ग्रीक और अरामाइक। द्विभाषी अभिलेख, बस एकमात्र यही है। तो इसको याद रख देना, ये सवाल पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर ही है कि कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? तो आप कहोगे सर ए पुना। ठीक,
लिख दिया इसको। अब देखो अशोक ही है, अशोक को थोड़ा और देखो क्योंकि यहाँ से कुछ ज्यादा बनते हैं। अशोक के बारे में कुछ खास बात है, हालांकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आगे आएगा भी, लेकिन मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन है तो पहले ही आपको बता रहा हूँ क्या है। सवाल ये है, आपसे पूछेगा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, 1800 में कौन बता रहा? 1800 में 269 ईसा पूर्व, ठीक, ये अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अब यहाँ से सवाल सुनो, सब क्वेश्चन यहीं से हैं। इस ये सन आपको याद है तो समझ जाओ आपको अशोक के बारे में ज्यादा जानकारी हो गई। कैसे? आपसे दूसरा सवाल आएगा कि बताइए अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। लेकिन ये सवाल दो तरह से आता है। पहला, आपसे सवाल पूछेगा अशोक ने कलिंग पर अपने शासन के कौन से वर्ष आक्रमण किया, तो कहोगे 8वें वर्ष। जब अशोक राजा बन गया तो राज्याभिषेक उसका हो गया 269 में, उसके 8वें वर्ष उसने हमला किया कहां? कलिंग पर। तो बताओ 269 ईसा पूर्व से 8 साल बाद क्या आएगा? 261। ध्यान रखना है ईसा पूर्व है तो माइनस करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है। नहीं तो 269 में हम जोड़ते नहीं, ईसा पूर्व में क्या करते हैं? आगे बढ़ने के लिए माइनस करते हैं, क्योंकि हमें 0 पे लाना है, 0 से फिर आगे 1 2 3 करना है, तभी तो 2022 में पहुंचेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ तो कलिंग पर आक्रमण कब किया उसने? 261 ईसा पूर्व में। लेकिन ध्यान दोनों चीजें रखनी है, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब जब कलिंग का युद्ध हो गया, कलिंग का जब युद्ध हो रहा था तो ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा उस समय कलिंग का शासक कौन था जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? तो शासक का नाम है अनंत शयनम पद्मनाभन। क्या नाम है? अनंत शयनम पद्मनाभन, ये शासक का नाम था जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और अशोक जीत गया। लेकिन कलिंग में हुए भयंकर अत्याचार को देखने के बाद अशोक के साथ क्या हुआ? अशोक ने अपने हथियार त्याग दिए और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध। अशोक 261 में अपना बौद्ध धर्म अपनाया, 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने अब धर्म यात्राएं करना शुरू की और सबसे पहली यात्रा कहां की? बौद्ध गया। कहां की? अब यही सवाल ही पूछेगा आपसे, वैसे बताओ अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा कब की? तो आप कहेंगे अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी 269 में से 10 आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, यानी 259 ईसा पूर्व में। ठीक, और राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 10वें वर्ष। इसको लिखते जाना, ये पूछे हुए सवाल है सारे। दूसरा, अगली यात्रा उसने लुम्बिनी की और आपसे कहा जाएगा लुम्बिनी की यात्रा कब की? कब हो गया? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, यानी 249 ईसा पूर्व में। और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 20वें वर्ष। लुम्बिनी की यात्रा के समय उसने वहां पर एक स्तंभ बनवाया, स्तंभ लेख लिखवाया। नाम क्या था? रुम्मन देई। कौन सा स्तंभ लेख? हाँ, तो रुम्मन देई स्तंभ लेख कहाँ है? ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको क्या कहना है? रुम्मन देई स्तंभ लेख लुम्बिनी में है। किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा बनवाया गया रुम्मन देई स्तंभ लेख। ठीक, आपसे पूछा जाए सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मन देई, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का। इसके बाद अगली बात आती है, अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा अपने कौन से अभिलेख में की है? तो आप क्या कहोगे? अपने 13वें। कौन से अभिलेख में? 13वें। लेकिन कैसा? बृहत। बृहत माने बड़ा। अशोक के 14 बृहत शिलालेख हैं, उसमें 13वें बृहत शिलालेख में इसने किसकी चर्चा की है? कलिंग युद्ध की। 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा। अब जो ये दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बोध गया की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा, ये भी तो कहीं ना कहीं लिखी हैं, तो इसको भी याद रखना। इन दोनों की चर्चा उसने किसमें की है? अपने 8वें बृहत शिलालेख में। 8वें बृहत शिलालेख में, 8वें बृहत शिलालेख में। जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है बस वो लिखा रहा हूं, सारे नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। एक और लिखना है बस, एक बस, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। जैसे आपसे पूछेगा अशोक के 3 अधिकारी हैं, उनकी चर्चा कहां है? रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक। रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक, इन 3 अधिकारियों की चर्चा अशोक के कौन से अभिलेख में मिलती है? कौन से शिलालेख में मिलती है? आप कहोगे तीसरे। कौन से?
तीसरे, और कैसा, बृहद या छोटा, बृहद, तीसरे बृहद शिलालेख में 3 अधिकारियों की चर्चा। देखो याद रखना भी बड़ा आसान है, 3 अधिकारी और तीसरा भी है, ठीक है। और इसी तीसरे बृहद शिलालेख में ही अशोक ने आदेश दिया कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। हालांकि वो सवाल पूछा नहीं जाता, ज्यादा सवाल ये पूछा जाएगा 3 अधिकारी रज्जुक युक्तक प्रादेशिक की चर्चा कहाँ मिलती है। दूसरा सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, रज्जुक युक्तक प्रादेशिक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? आप कहेंगे अशोक, या फिर अशोक नहीं होगा ऑप्शन में तो वंश होगा। कौन सा वंश? मौर्य वंश। ठीक, चलो इसको लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर यहीं फंसे रह जाएंगे हम लोग। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय और एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दो के बारे में ध्यान से सुन लो। सवाल ये, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा बनवाया गया? तो आंसर है कुमारगुप्त। किसके द्वारा? नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया कुमारगुप्त ने। कौन से वंश का शासक है? किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। ठीक, ये हो गई बात। दूसरा सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप कहेंगे धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल। और धर्मपाल कौन से वंश का शासक है? पाल वंश। ठीक, कौन से वंश का? पाल वंश। अब ध्यान से सुनो बात, आपसे पूछेगा बताइए पाल वंश का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे गोपाल। कौन? गोपाल। लेकिन ध्यान रखो, सवाल पूछा ही नहीं कभी इस तरह से। गोपाल पे सवाल पूछा हुआ है लेकिन ऐसे नहीं पूछा। गोपाल पे सवाल ये पूछा है, निम्नलिखित में से पाल वंश के किस शासक को सीधे जनता द्वारा चुना गया? अब ये तो राजा है, अब आपको लगेगा राजा कैसे चुना जाएगा, लेकिन ये चुना गया। इसको किसने बैठाया गद्दी पे? जनता ने। ठीक, तो जनता द्वारा चुना गया शासक कौन है? गोपाल। और ये संस्थापक भी है कौन से वंश का? पाल वंश का। पाल वंश का संस्थापक। और धर्मपाल ने किसकी स्थापना की है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और ध्यान ये रखना है, वा से विक्रमशिला और वा से वज्रयान। कौन सा यान? वज्रयान। ठीक, बौद्ध धर्म में एक शाखा निकल के आई बाद में, जैसे हीनयान महायान। ठीक, और महायान फिर 2 भागों में बटा, एक शून्यवाद में बटा, एक वज्रयान में बटा। लिखना नहीं इस बात को, सिंपल बस याद रखना। कभी पूछ दे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी, तो पहला तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा की पढ़ाई करवाई जाती थी? वज्रयान। कौन सी? वज्रयान की। और इसमें किसकी कराई जाती थी? महायान की। ठीक, इसमें महायान, और महायान की ही शाखा है वज्रयान। ठीक, इसमें वज्रयान की पढ़ाई होती थी और इसमें महायान की पढ़ाई होती थी, ये याद रखना। अगली बात, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक बात और ध्यान रखना है, हालांकि ये बात अब मेडिकल हिस्ट्री में चली जाएगी। मध्यकालीन भारत में जलाया किसने? ये सवाल। हाँ, तो किसने जलवाया था इसको? जलाने वाला है ना, किसने जलवाया? तो ध्यान रखना, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी किसका शिष्य था या किसका चेला था? आपसे अगर पूछा जाए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम, उन 4 गुलामों में एक ये भी है। इसके अलावा यादूस था उसका गुलाम। इसके अलावा एक सबसे फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये रहा बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने ही किसको जलवा दिया? नालंदा विश्वविद्यालय पूरा जलाकर राख